नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक की और कानून को जानने की। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और यह भी मुमकिन नहीं कि हर इंसान के पास अपना एक मकान हो। इसीलिए लोग दूसरे के मकान या दुकान किराए पर लेकर उसमें अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वहाँ रहते हैं, कारोबार करते हैं और यहीं से रिश्ता शुरू होता है एक मकान मालिक और किराएदार का। लेकिन अक्सर ऐसे मामलात भी सामने आते हैं जिसमें तनाज़े हो जाते हैं और इन तनाज़ात का बोझ हमारी अदालतों पर पड़ता है। कभी मरम्मत के मामले में, कभी खाली करवाने का मसला, कहीं ज़्यादा एडवांस लेना या कहीं मनमाने तरीक़े से किराया बढ़ा देना। इस तरह के बहुत से मामलात होते हैं जिनकी वजह से हमारी अदालतों पर बोझ बढ़ जाता है। सन 2021 में मॉडल टेनेंसी एक्ट को लाया गया और उसके बाद अब 2025 में न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स आए हैं। इनके आने के बाद एक किराएदार और मकान मालिक की पोजीशन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? किस तरह से किराएदार पहले से ज़्यादा अपने आप को महफूज मान सकेंगे? क्या उनको जो एडवांस देना है वो कितने महीने का देना होगा? क्या अब भी मकान मालिक अपने मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकेंगे? और अगर खाली करवाना है तो उसका प्रोसेस किस तरह से होगा? अथॉरिटीज़ क्या कुछ काम करेंगी? इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके मन में इस मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। अब आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट अज़गा शेख साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान एडवोकेट शौर्य कृष्णा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले शौर्य कृष्णा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात करते हैं जिसे 2021 में लाया गया, उससे पहले भी हमारे पास कानून थे जिनको हम रेंट कंट्रोल एक्ट के नाम से जानते थे। अलग अलग स्टेट्स के भी ये कानून होते थे। तो हमें कहाँ और कब ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें एक मॉडल टेनेंसी एक्ट लाना चाहिए और किस तरह से पुराने कवानीन से ये अलग है? अमान जी, पहले तो बहुत बहुत आपको और आपकी टीम को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और आज का जो हमारा मुद्दा है मॉडल टेनेंसी एक्ट, ये एक ऐसी हमारे देश में कह लीजिए कि समस्या चल रही थी जिसका समाधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और पिछले तमाम जितने भी कानून और जितने भी अधिनियम आए वो सब इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि मेरे मानने में कोई भी एक टू द पॉइंट इस बारे में प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि एक मकान मालिक और एक किराएदार का जो रिश्ता होता है वो एक सास और बहू जैसा होता है। आप जितनी भी कोशिश कर लें उसमें तकरार आएगी, जितनी भी कोशिश कर लें उसमें डिस्प्यूट्स पैदा होंगे ही होंगे। और हमारा दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं चल सकता है। हम एक सिविलाइज सोसाइटी में जी रहे हैं जी। तो जो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025 का है उसमें तमाम ऐसी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे जिसको लेके उनको दर्शाया गया है, उनको पिन पॉइंट किया गया है जिस पे देश के तमाम नागरिक जिनसे जूझ रहे थे। और नागरिक उसमें मकान मालिक भी हो सकते हैं, नागरिक उसमें किराएदार भी हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे मुल्क का एक बड़ा तबका किराए पर रहता है, कारोबार करता है और उनके साथ बहुत सारे मसाइल थे। अज़गा जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या मोटो, क्या मकसद था मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने का? इसके पीछे की क्या ऐसी वजूहात थी जिनके ज़रिए सोचा गया कि अब हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो इस तरह के तमाम तनाज़ात को कम से कम कर सके? सही बात है और ये क्वेश्चन आपका बहुत जायज़ और बहुत वैलिड है। उसको जानने के पहले हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे कि जब ये एक्चुअली में रेंट लॉज इम्प्लीमेंट होने शुरू हुए थे कंट्री में। फॉर इंस्टेंस जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और ख़त्म होने के टाइम पे था, तब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ट्रैवल कर रही थी अर्बन जगहों पे, फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? हमारे पास लैंड्स नहीं थे, प्रॉपर्टीज़ नहीं थे और पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उसके वजह से हमें नए लॉज बनाने पड़े। तो उस टाइम पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो होता था वो एक गवर्निंग लॉ होता था। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सफिशेंट लॉ नहीं है, हमारे जो टेनेंट्स हैं उनके साथ काफ़ी बुरा हो रहा है। तो हमें एक नया लॉ लाना पड़ा उस टाइम पे, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, क्योंकि हम दिल्ली में हैं अभी उसके बारे में बात करते हुए, राइट। तो अब क्योंकि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट मोस्टली नाम में ही उसके कंट्रोल है, तो वो कंट्रोलिंग उसका ऑब्जेक्टिव था चीज़ों को लेके। हम डिसाइड करेंगे एज अ स्टेट कि क्या कैसे कैसे आपको करना है चीज़ें, क्या आपका फिक्स्ड रेंट होने वाला है,
मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा आपके लिए, आप आपस में नहीं बताएंगे। पर अब कंसिडरिंग हम जिस स्टेट में हैं अभी, जिस ईयर में हैं, अब ना ही किराएदार उतना मलजूम जो भी बोलते हैं, आई एम सॉरी, ना ही इतना बैकवर्ड है, ना ही टेनेंट उतना फर्स्ट हैंड लेवल पे है, ना ही लैंडलॉर्ड उतना फर्स्ट हैंड लेवल पे है कि ताकि कि अपने डिसीजंस किसी और पे डिपेंड कर सके। तो देयरफॉर हम एक अग्रीड कंसेंसस पे हम आते हैं, और ये जो पूरा मॉडल लॉ है, इट्स एब्सोल्युटली डिपेंडेंट अपॉन द अग्रीमेंट दैट आई हैव बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट। सब कुछ हमारे बीच में जो भी डिसीजंस होंगे, दोनों एक इक्वल लेवल पे आके हम डिसाइड करेंगे। तो ये मॉडल लॉ इज़ मोस्टली अबाउट दैट। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इस तरह के मामलात थे जहां दोनों के साथ ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादती थी या कन्फ्यूज़न था, और उस कन्फ्यूज़न के मामले में, उस ज़्यादती के मामले में वो सीधा रुख अदालतों की जानिब करते थे, जिससे अदालतों के अंदर दोनों का वक्त भी बर्बाद होता था और दूसरी तरफ अदालतों का भी बोझ बढ़ रहा था। शौर्य जी, कितना अहम था इस कानून को लाना, और क्या इस मॉडल टेनेंसी एक्ट से हम जो पेंडेंसी है अदालतों के ऊपर उसे कुछ कम करने में मदद कर पाएंगे? यहाँ जहाँ पर लोग परेशान हो रहे थे अदालत में जा कर के, वक्त बर्बाद हो रहा था, उसको भी हम कम करने की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि हमारे इस नए कानून के आने से, इस कानून में रेंट कोर्ट और रेंट ट्राइब्यूनल का जिक्र है, उनके आ जाने से हमारी देश में मुकदमों की पेंडेंसी कहीं से भी कम तो नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली। तो ये इसका एक तरह का आप समझ लीजिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है कि अब जो मुकदमे लड़े जाएंगे वो मुकदमे बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होंगे। उन मुकदमों के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनेगी, उन कोर्ट्स में स्पेशलाइज्ड मेंबर्स होंगे, और वो मेंबर्स डेफिनेटली जब किसी भी फील्ड का कोई स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड व्यक्ति उस पोजीशन को होल्ड करता है, तो जो पेंडेंसी होगी वो तो कम नहीं होगी, लेकिन जो एडजुडिकेशन होगा, जो उसका निस्तारण होगा, वो बहुत स्पीडी होगा, जो कि 60 दिन के अंदर इस कानून के अंतर्गत करना ही करना है। तो यानी आप ये मानते हैं कि 60 दिन की जो कंडीशन लगाई गई है कि 60 दिन के अंदर इसको निपटाया जाए। कभी किसी ने, मुझे नहीं लगता कि सोचा होगा कि 60 दिन के अंदर भी इस तरह के मामलात हल किए जा सकते हैं। शौर्य जी, क्या मुमकिन होगा 60 दिनों के अंदर इस तरह के मामलात को हल करना? क्योंकि आप वकील हैं, वैसे से आप देखते हैं इस तरह के मामलात, कितने लंबे लंबे ये मामलात चले हैं, बरसों गुजर गए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मालिक मकान गुजर गए और वो केस चलता रहा। देखिए सर, कोई भी जब कानून आता है तो उसकी जो मंशा होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती। वो मंशा जो होती है समाज के सुधार के लिए ही होती है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है, वो बहुत हद तक वकीलों पे डिपेंड करता है, और बहुत हद तक जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जितने लिटिगेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन पर भी निर्भर करता है। अब ये एक्ट जो मुझे लगता है कुछ चीज़ों पर जो एक चुप्पी साधी हुई है वो ये है, मैं एक मुकदमा कर रहा था, मैं उसके बारे में आपसे जिक्र भी करना चाहूँगा जी, कि एक मकान मालिक और एक किराएदार का ही वो इशू था, बट वो मेरा जो इशू था वो एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था। उस झगड़े में हस्बैंड और वाइफ में एक तकरार हुई। उस तकरार के बाद वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लर्नेड मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर पास किया कि ये इनको इस घर से निकाला नहीं जाएगा और आप इस घर में आएंगे नहीं। अब मीनवाइल हुआ क्या कि रेंट एग्रीमेंट आपका उस मकान मालिक के साथ ख़त्म हो गया। तो मकान मालिक वहाँ पे एज अ थर्ड पार्टी, अगर मकान मालिक को कोई लॉस होता है, कोई असुविधा होती है, तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा? क्या वो रेंट कंट्रोल एक्ट की रेंट कंट्रोल में कोर्ट में जाएगा, ट्राइब्यूनल में जाएगा, या वो नॉर्मल सिविल एविक्शन फाइल करेगा? इन सब मुद्दों पर भी बहुत अभी गहन चर्चा हमारे पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, जो उतनी हुई नहीं। तो ऐसे हालात में मॉडल टेनेंसी एक्ट किस तरह से नई सहूलत पैदा करता है, मैं अस्का जी से भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले उलझी हुई थी, उसी में से एक उलझन का जिक्र शौर्य जी ने किया। तो अस्का जी से समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल टेनेंसी एक्ट किस तरह से दोनों के लिए ही, अगर हम किराएदार के नज़रिए से देखें तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और दूसरी तरफ जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। राइट। सो सिंस मॉडल टेनेंसी एक्ट का पूरा पर्पस ही यही है टू मिटिगेशन करना एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट के बीच में, दोनों को एक सेम लेवल पे लेकर आना। सो पहले एक हम एग्रीमेंट बनाएंगे बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट कि हमारे क्या ड्यूटीज़ होने वाले हैं आपस में, हम कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं एक दूसरे को। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक सर्टेन अमाउंट का कैप था या फिर आपको रेगुलेट किया जाता था। अभी आपकी एक फ्री विल है डिसाइड करना कि क्या मैं इसके 100 रुपये देना चाहती हूँ कि 1 लाख रुपए देना चाहती हूँ, वो आपके और मेरे बीच की बात है।
और हम आपस में मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं। जी। उसके बाद इसमें क्लैरिटी ये बात की मिली है कि हमें एडवांस रेंट कितना देना है। कहने के लिए तो आप 6 महीने भी लैंडलॉर्ड मांग सकते हैं, 6 महीने का आप एडवांस रेंट मुझे दीजिए, 1 साल का दीजिए, कितना भी ले सकते हैं आप। इसमें स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन्ड है कि आप 2 महीने का एडवांस रेंट लेंगे अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और आपकी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसमें आप 6 महीने का एडवांस रेंट ले सकते हैं। सब्जेक्ट टू द मोमेंट आपकी ख़त्म होती है टेनेंसी, आप जब यहाँ से निकलेंगे आपको उसी टाइम आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पे रुकते हैं, ये भी क्लैरिफाई करा गया है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आपके टेनेंसी पीरियड ख़त्म होने के बावजूद भी जी। आप जब वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी 2 टाइम्स ऑफ योर मंथली रेंट, यानी जो आपका रेंट है Yes. उसका डबल कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। आपको देना पर होगा ये वहाँ सिर्फ पर। 2 महीने के लिए होगा, जी। और तब भी आपको लगता है कि आपको यहीं रहना है तो अगेन ये मेंशन करा गया है कि वो 4 टाइम्स हो जाएगा मंथली रेंट। तो आप और पे- अगर ये डिस्प्यूट अगर यही डिस्प्यूट अदालत में पहुंच जाता है, मकान मालिक उनसे खाली करवाना चाहते हैं और जी। वो वहां पर रह रहे हैं, आपने जी। कहा कि डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, जी। तो क्या मुकदमे के दौरान उसमें कोई उनको स्टे मिल सकता है किराए के ऊपर, या मुकदमा दूसरी तरफ एक तरफ चलता रहे और इधर इनको किराया भी डबल ही देना होगा? क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गई है, पहले की बात और थी, यानी यूज एंड ऑक्यूपेशन चार्जेस के तौर पर अब उनको अब आपको देना होगा। पड़ेगा, क्योंकि अब आप पे लीगली आप बाइंडेड हैं इन सब चीज़ों के साथ, आपको पता है कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं। पहले ये सब नहीं था, पहले डैमेजेस के कॉस्ट जाते थे, पहले आप जो सवाल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है, पहले के केस में वैसा ही होता था। जी। पर अब जो है, अब सिंस हमने वैलिडेट कर दिया है कि ये है और ये है, तो हमें जी। उसी तरीके से फॉलो करना है। लाइकवाइज पहले हमें पता नहीं था, हम अक्सर जैसे इन्होंने मेंशन करा, जी। बहुत राइटली मेंशन करा कि सास और बहू का रिलेशनशिप है, जी। कि आपका ड्यूटी ये है, मेरा ड्यूटी ये है, आपका राइट ये है, मेरा राइट ये है, आपस में लड़ते रहते हैं, जी। बिजली ठीक कर दो, पानी ठीक कर दो, और यही चीजें हैं जिस वजह से काफी लड़ाइयाँ होती हैं। ये ठीक कर दो वाला मसला भी जो है, अभी जो ये- न्यू रेंट हाँ। एग्रीमेंट रूल्स आए 2025 में, शौर्य जी से समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो ठीक होने का मसला है, ये बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है अक्सर कि जी मकान मालिक मरम्मत नहीं करा रहे हैं, फिर वो अदालत के अंदर एक केस फाइल करते हैं कि जी हमारा मकान मालिक जो है वो रिपेयर नहीं करवा रहा है और हमारा ये रिपेयर करने की हमें इजाजत दीजिए या उनके ऊपर प्रेशराइज कीजिए। किस तरह से अब ये मामला हल होंगे न्यू एग्रीमेंट के जो रूल्स आए हमारे उनके मुताबिक? शौर्य जी। सर मुझे लगता है कि इस नए रूल्स का सबसे बेहतरीन पॉइंट जो है वो यही है कि पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं थी जी। कि आप अगर कोई रिपेयर करने के लिए जो उसके कॉस्ट पड़ रहे हैं वो मकान मालिक पे करेगा या किराएदार पे करेगा। आज इस जो नए रूल्स आए हैं उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें ये चीज़ एकदम साफ साफ मेंशन्ड है। जो मकान मालिक है उसके तकरीबन 4 ऑब्लिगेशंस हैं, जो किराएदार हैं उसके 9-10 ऑब्लिगेशंस हैं। जो मेजर उसमें लिखा हुआ है बहुत साफ साफ कि जो मेजर रिपेयर्स हो गए, आपकी वाइट वॉश हो गया, आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गई, अगर यदि उसमें कोई समस्या आती है, पाइपलाइन में कोई समस्या आती है, जिसको कि आप एक बहुत मेजर चेंज कह सकते हैं, घर का स्ट्रक्चरल चेंज अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसका भुगतान जो है वो मकान मालिक को ही करना पड़ेगा। और जो बेसिक नीड्स होती हैं बेसिक घर के नीड्स हो अंदर, गई वो आपको कम कि से कम आपके घर देनी का जो होगी। है सॉकेट नहीं सही हो रहा जी। है, आपके घर में गीज़र जो है नहीं है मान लीजिए, या गीज़र खराब गया या कुछ हो गया, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इस नए रूल में मेंशन्ड है। इसके और सेकंड अगर शेड्यूल तब भी नहीं देता है कोई मालिक तो उसका भी कोई उन्होंने प्रावधान इसमें उसका दिया है? प्रावधान जो है वो कोर्ट है ही। तब आप रेंट अथॉरिटी के आप पास जाएंगे, authority के इन्होंने पास जा इंट्रोड्यूस सकते करें 3। पहले क्या होता था कि DRCA होता था, दिल्ली रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, जी। दिल्ली के केस में। जी। फिर अब इन्होंने 3 नए ट्रिब्यूनल्स कह सकते हैं या कोर्ट्स जी। कह सकते हैं अपॉइंट करे हैं, RA रेंट अथॉरिटी, RC रेंट कोर्ट, जी। एंड RTA रेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, जी, रेंट ट्रिब्यूनल। दैट इज एन अपीलेट कोर्ट। ठीक है, तो इसमें- छोटी-छोटी इसमें किस चीज़ों- तरह से अस्कर जी कैसे कैसे मामला जाएंगे, क्योंकि 3 है तो इसमें भी हम समझना चाहेंगे कि किस तरह, क्या पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले अथॉरिटी में जाएगा? तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपना मैं मेंशन नहीं कर पाई पहले जी। कि मॉडल एक्ट में आपने द मोमेंट आपने अपना अग्रीमेंट बनाया, आपको शो करना पड़ेगा कि आपका एग्रीमेंट बन चुका है रेंट अथॉरिटी के आगे लाके। जी, यानी पहले- रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी है। रजिस्ट्रेशन लाजमी भी है, और आपको मेंशन भी करना है, लेकर आना है कि यहाँ पे कि हम दोनों एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट है, ताकि बाद में ये सवाल ना उठे कि हम तो है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। ठीक है। अक्सर यही होता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप ही क्वेश्चन हो जाता है कोर्ट्स में, और ये काफ़ी एक
डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। पहले जो अक्सर जो एग्रीमेंट होते थे और लोग उसको नोटरी की मोहर लगवा के कर लिया करते थे, हाँ, क्या अब भी उसी तरह से होगा या कुछ नए तरीके अब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे? वो है अभी भी, पर आपको एक रेंट अथॉरिटी के पास लाके बताना पड़ेगा कि हम ये और मैं एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट है जी। और बहुत हद तक डिजिटलाइजेशन का भी एक डिजिटलाइजेशन हो इसमें गया, yes। एक पहल की गई है कि जितने भी रेंट एग्रीमेंट चल रहे हैं राइट, वो सारे के सारे यूनिफॉर्म रहें, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड रहें। इसके लिए एक पोर्टल बनाने का भी इसमें राइट, जिक्र हुआ है इन yes। रूल्स में। एक अहम मसला और भी था कि अनअकाउंटेड जो है वो जी। पेमेंट्स बहुत होती थी इधर से उधर, जी। और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, अक्सर वो भी डिस्प्यूट सामने आते थे और एक प्रेशर भी होता अब था कि उसको नहीं, mandatory कर दिया। हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, हमें तो प्लीज आप कैश दे दीजिए, क्योंकि कभी कभार अमाउंट बहुत ज्यादा होता था और मालिक मकान इस चीज से डरते थे कि कहीं हम वो नजर में ना आ जाए। इसको किस तरह से सरकार ने कंट्रोल भी किया है और लाजमी भी कर दिया है अब मकान मालिक के लिए न्यू एग्रीमेंट रूल्स के मुताबिक? शौर्य जी। सर, जिसमें पहला तो आपका जब आपका कोई भी एग्रीमेंट वो एक तरह से आपके पोर्टल पे रहेगा जी। तो सरकार को उसकी जानकारी रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है, सरकारी पोर्टल रहेगा, उसमें आपके दोनों पार्टीज़ का एग्रीमेंट जो भी हुआ है वो एग्रीमेंट सरकार के सामने रहेगा जी। तो क्या उस सरकार के सामने जो एग्रीमेंट रहेगा उसमें कोई भी इस तरह की टैक्स चोरी के लिए या टैक्स बचाने के लिए, चोरी मुझे माफ़ करिएगा बहुत बड़ा शब्द हो गया, जी। लेकिन टैक्स बचाने के लिए जो कभी कभी रेंट लिया जाता था, कैश में रेंट लिया जाता था, वो सब हो पाएगा? वो सब नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही एक रेगुलेटेड मार्केट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो रियल्टी मार्केट है, स्पेशली दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, बड़े शहरों में आप देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको कि रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी था। बहुत से लोग टीडीएस से भी सोचते थे कि टीडीएस कट जाएगा मकान मालिक का, तो उसकी में अगर आप दोनों में से कोई बता सकें लिमिट्स जो हैं क्या कुछ बढ़ाई गई हैं या पुरानी लिमिट्स ही रहेंगी उसके अंदर, जो मकान मालिक का टीडीएस कट जाता था अक्सर रेंट आने के बाद में? क्योंकि ये भी एक अहम मसला था जिसके अंदर हमको ये लगता था कि ऐसा तो नहीं कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स लें और उसके बाद एक जो लिमिट्स हैं उनको हम क्रॉस कर जाएं तो वहाँ पर हमारा टीडीएस कटे। उस लिमिट्स को भी अब बढ़ा दिया गया है नए एग्रीमेंट के मुताबिक। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब जो हमारे मालिक मकान हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है और जो हमारे किराएदार हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर उनके ऊपर बेजा दबाव बनाया जाता था खाली का, या अक्सर मालिक सर्वे करने के लिए आ जाते थे। तो प्राइवेसी का बहुत अहम मसला है, जहाँ इस देश में हमने प्राइवेसी को राइट के तौर पर इस्टेब्लिश किया है कि हमारे यहाँ एक राइट है, राइट टू प्राइवेसी, और अगर उसका उल्लंघन होता है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो उसको भी ध्यान में रखा गया है नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में। आप किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा इसका जिस पर रोशनी डालें कि अगर मकान मालिक को सर्वे करना है, अपना घर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बाकायदगी से किस तरह से नोटिस देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक लैंडलॉर्ड एक उसका अपने घर पे सर्वेलेंस रखने का राइट रखता है, वैसे ही एक टेनेंट अपनी प्राइवेसी रखने का भी राइट रखता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार दोनों के पास है, क्योंकि ओनरशिप वर्सेस एक ऑक्यूपेशन का राइट हो गया हमारा उस पर्टिकुलर जगह पे। तो अब एक डायरेक्ट प्रोविजन है इस बारे में, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा 24 घंटे का, कैन बी रिटन, कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, दोनों फॉर्म में हो सकता है वो। बिटवीन सनसेट एंड सनराइज़ के बीच में आप एंट्री लेंगे उस जगह पर, उसके घर में, उसको ड्यू नोटिस देने के बाद ही। आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हैं, एंड साथ में सिर्फ लैंडलॉर्ड एंट्री नहीं ले सकता है। एक नया प्रोविज़न एक और ऐड हुआ है प्रॉपर्टी मैनेजर के नाम का। प्रॉपर्टी मैनेजर लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे वहाँ पे एंट्री ले सकता है, पैसे कलेक्ट कर सकता है टेनेंट से, और आगे कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उन दोनों के बीच में एक मिटिगेटिंग फैक्टर एक बन सकता है। ये कौन होगा प्रॉपर्टी मैनेजर और इसको किस तरह से बाकायदा कानूनी पहचान मिल सके? ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो इसी में डिफाइंड है। उसके मोस्ट ऑफ द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ उसी तरीके से हैं जैसे एक लैंडलॉर्ड के होते हैं। अगर हम इसके टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे, लैंडलॉर्ड एक ज़रूरी बात नहीं होती कि वो ओनर ही हो। ओनर और लैंडलॉर्ड में फ़र्क हो सकता है, वैसे ही लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर में भी फ़र्क हो सकता है। तो प्रॉपर्टी मैनेजर जो होता है वो आपकी, पहले ऐसा कोई प्रॉपर्टी मैनेजर का संविधान नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं था। अब टू क्रिएट अगेन गैप फिल करने के लिए लेजिस्लेशन ने खुद कह दिया एक प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट कर दो। जरूरी तो नहीं है लैंडलॉर्ड के पास, अब उन्होंने कर दिया, लैंडलॉर्ड के पास इतना टाइम नहीं होता अक्सर कि जाके बार बार एक टेनेंट के साथ जाके डिस्कशन करे, लड़ाइयाँ करे, या फिर अपने मन मुताबिक के हिसाब से चीज़ें करवाए, राइट। तो उस केस में एक प्रॉपर्टी मैनेजर का होना एक बहुत पॉजिटिव डिसीजन है, पॉइंट है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ही विल डू एवरीथिंग, वो सारे वही काम करेगा जो एक लैंडलॉर्ड करता था, और टेनेंट की सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने की कोशिश करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड। यानी एक आदमी के पास, जिसके पास कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं या कई सारे उनके किराएदार हैं, तो उनके लिए अब आसानी इसमें पैदा कर दी गई है। और एक मसला और भी शौर्य जी आता था कि अब किराया बढ़ा दिया गया है,
मैं तो अब अगले महीने से इतना किराया चाहता हूं जो आपको देना होगा। इस तरह की मनमानी पर कैसे रोक लगा दी गई है? शौर्य, अगर इस तरह की कोई भी हमारी बात आती है कि अगर आपका किराया अचानक से बढ़ाया जा रहा है, एक तो अचानक से कोई किराया अब नहीं बढ़ाया जाएगा, उसके पहले आपको प्रायर और एक नोटिस जो है वो उनको देनी ही देनी होगी। और यदि उसमें ये भी एक इसका एक सोल्यूशन ओरिएंटेड थोड़ी सी मुझे अप्रोच लगी कि अगर टेनेंट उस रिविजनल राइज से खुश नहीं है या सहमत नहीं है और वो मकान भी नहीं छोड़ना चाहता, तो वो उस रिविजनल रेट को आगे कोर्ट जो उसमें बन रही है उसमें वो चैलेंज भी कर सकता है। यानी चैलेंज का भी उसको अधिकार चैलेंज दिया का गया है उसको उसके अधिकार, वहाँ उसकी एक वहाँ पे आवाज़ जो रेंट- पहले नहीं थी, आज उसके पास एक आवाज़ है। अंदर। जी अस्का जी, क्या वहाँ कह पे रेंट अथॉरिटी का रोल आता वहाँ है। रेंट जैसे अथॉरिटी आपने का पहले पूछा था कि रेंट अथॉरिटी का काम क्या है, उसका काम यही है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अग्रीमेंट, अगेन अग्रीमेंट इज एवरीथिंग, आपने डिसाइड करा आपस में, हम डिसाइड करेंगे अब रिवीजन कैसे होगा आगे का रेंट का, आप और मैं मिलके डिसाइड करेंगे। पहले ये होता था कि आपके लिए 10% इंक्रीज होगा 3 साल में, समवट ऑन दोज लाइंस, इस तरीके से होता था। अब ये है कि हम पहले ही लिख लेंगे कि किस हिसाब से हमारा रेंट जी। बढ़ेगा, कि क्या सहूलियत रहेगी हमारे लिए। और फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्स्ट्रा वेगेंट चेंजेस कर दिए एज अ लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, उसके बाद अगर मुझे रेंट बढ़ाना है, सपोज टेनेंट एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे रेंट अथॉरिटी के पास। पर अगर एविक्शन हो गया और वैसे मामलात हो गए तो आप रेंट कोर्ट के पास जाएंगे, और अगर उसके डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। तो ये आपका पुराना यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 लेयर सिस्टम इन्होंने Right, बनाया है। और right. क्या इन 3 लेयर के बाद शौर्या जी अगर कोई सेशन कोर्ट की तरफ जाना चाहे तो उसके लिए भी प्रोविजन? बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे फर्दर इसमें अपील करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो मकान मालिक हो चाहे वो किराएदार हो, दोनों ही जा सकते हैं। और सिर्फ सेशन कोर्ट ही नहीं, उसके ऊपर की भी एपेलेट कोर्ट्स हैं, हमारी एपेक्स कोर्ट है, वहाँ तक भी आ सकते हैं। और चूंकि ये बहुत नए रूल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये सारे विवाद हमारी एपेक्स कोर्ट तक नहीं पहुँचेंगे और नहीं पहुँचते हैं, तब तक ये कोई भी नया लॉ फर्दर डेवलप नहीं होता है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम मामलात सामने आते हैं उसके हिसाब से हमारी अदालतें उनके ऊपर वजाहत करती हैं, और उसी तरह नए नए कानून जितने भी हमारे सामने आते हैं वो डिफाइन भी होते हैं, और उसके अंदर जहाँ कहीं पेचीदगी होती है उसको हल भी किया जाता है। तो ये सिलसिला भी इसी तरह से जारी रहेगा। अक्सर मामलात अदालतों में जब जाते हैं तो एक लंबा वक्त कभी कभार इस चीज़ में ही लग जाता है कि वो आपका कोई व्यक्ति किराएदार है भी या नहीं, या आप मकान मालिक हैं भी या नहीं। तो इस तरह के मामलात में अब नए कानून के मुताबिक जहां रेंट एग्रीमेंट की बात की गई, जहां उसके रजिस्ट्रेशन की भी बात की गई, इससे किस तरह से इस अहम मसले के ऊपर हमें एक सॉल्यूशन भी मिलेगा और आसानी पैदा होगी कि जहां पर ये मकान मालिक नहीं है या मैं इनको नहीं मानता हूं, इनकी जगह कोई और मकान मालिक है, इस मसले को किस तरह से हम इस कानून के ज़रिए बहुत आसान करने की तरफ बढ़ना है। अस्का जी। जी, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि ये सब एक फॉर्म क्रिएट करा गया है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं। अब इन्फ्लक्स ऑफ केसेस इन द कोर्ट कम हो जाएगा इस वजह से। पहले सिर्फ इसी मामलातों की वजह से हर दिन नए नए केसेस आते रहते थे। जब एक प्री डिसाइडेड अग्रीमेंट है आपका, और क्योंकि अब अग्रीमेंट मैंडेटरी हो गया है, अगर अग्रीमेंट ही नहीं होगा तो आप अपनी शिकायतें लेके नहीं आ सकते पहले की तरह कोर्ट में कि मैं टेनेंट हूँ या मैं लैंडलॉर्ड हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप दोनों की ड्यूटी बनती है, आप जाइए कोर्ट में अथॉरिटी के पास जाके बताइए कि आप एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट हैं। उस वजह से ही आपके मैक्सिमम केसेस वहीं रुक जाएंगे, वो क्वेश्चन वहीं उठेगा भी नहीं। अगर आपको लगता है आपका लैंडलॉर्ड आपको नहीं लेके जा रहा है और आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो आप खुद जाइए, एज अ टेनेंट आप खुद जाइए, अथॉरिटी के पास जाइए, बताइए यही मेरे लैंडलॉर्ड हैं, ये हमारे डिसाइडेड अमाउंट है, यही हमारे डिसाइडेड डिसीजंस हैं। वो आपके फ़ायदे में ही रहेगा। कम से कम वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि ये मकान मालिक नहीं है, क्योंकि वंस यू आर अ टेनेंट यू आर ऑलवेज टेनेंट। तो ये चीज़ जो है हमने इसके अंदर काफ़ी तरह से हमने क्लियर कर दी है इस कानून के मुताबिक। आपने कहा कि दोनों को ही वहाँ जा करके बताना होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, अग्रीमेंट हो गया है, अग्रीमेंट वो करवाने के बाद उसको रखे हुए हैं और उन्होंने कोई इस तरह से ना अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है, तो क्या जुर्माने की भी कोई शक्ल इसके अंदर वाजे की गई है कि जुर्माना चाहे एक पर या दोनों पर किसी तरह का क्या हो सकता है? अस्का जी। जुर्माना है, पर एग्जैक्टली क्या है आई थिंक स्टेट टू स्टेट ये डिपेंड करेगा कि जुर्माना उसमें होगा क्या। राइट, क्योंकि ये एक रूल्स हैं, ये एक मॉडल है
जी। आप Correct. अगर देखें तो हमारे संविधान में डेलीगेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया हुआ है यूनियन और Correct. स्टेट को। तो ये एंट्री जो लैंड रेवेन्यू, लैंडलॉर्ड टेनेंट वाले जो इश्यूज हैं, ये आपके एंट्री 18 में आते हैं स्टेट लिस्ट के। तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा कि स्टेट इसमें कानून बनाती है इसको लेके कि नहीं बनाती है तो कितने सख्त बनाती है। मेरा एक मानना तरीके ये है से- कि इसमें जी। होना ज़रूर चाहिए। होना ज़रूर चाहिए और एक तरीके से ये बना करके अब स्टेट्स के लिए वाज़ेह कर दिया गया है कि आप किस तरह से एक अच्छा और शफाफ ट्रांसपेरेंट एक निज़ाम ला सकें, जहां हम किराए की जो पूरी इतनी बड़ी एक मार्केट है उसके अंदर हम शफाफियत ला सकें, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ला सकें, क्लैरिटीज़ ला सकें दोनों के लिए। हमने इस कानून के ज़रिए अभी तक ये जानने की कोशिश की, अभी भी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें बाकी हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, जिस पर हमारे एक्सपर्ट रोशनी डालेंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। मॉडल टेनेंसी एक्ट और उसके साथ साथ न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025, इनके आने के बाद एक किराएदार के लिए काफ़ी कुछ बदला है और एक मकान मालिक के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जहां पर तनाज़ात के मसले आते थे, जहां कहीं डिस्प्यूट्स आते थे, उनको क्लियर करने की कोशिश की गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर पेचीदगी बढ़ जाती थी और जब वो पेचीदगी नाराज़गी में तब्दील हो जाती थी तो फिर अदालतों का लोग रुख करते थे और उसके अंदर बहुत सारा वक्त बर्बाद होता था। अब उस वक्त को बर्बाद होने से बचाने की भी कोशिश की गई है और दूसरी कोशिश एक ये भी है कि जहां इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ इस देश में हैं और लोग भी ज़रूरतमंद हैं जो चाहते हैं किराए पर लेना, उनके लिए भी आसानियां पैदा की जाएँ। तो अब हम इस आखिरी इस सेशन के अंदर ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे एडवोकेट कृष्णा जी से, शौर्य कृष्णा जी से जानने की कोशिश करूंगा मैं कि जो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोग किराए पर नहीं देते थे, क्या इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद में उनके लिए आसान हो जाएगा कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को भी वो हम यूटिलाइज कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा। बल्कि मैं आपको एक इशू जो रह गया था हमारे बातचीत में वो ये था सब लेटिंग का, जो कि बहुत कॉमन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में। तो कई जो मकान मालिक होते थे जो अपने उस शहर से बहुत दूर रहते थे या फॉरेन में रहते थे, जिनको पता नहीं रहता था कि यहाँ उनकी प्रॉपर्टी के साथ हो क्या रहा है, तो अक्सर होता ये था कि उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया जाता था। सबलेट का आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अगर मैं टेनेंट हूं, मैं किराएदार हूं और मान लीजिए कि मैं जो है 6 महीने के लिए कहीं और जा रहा हूं या साल भर के लिए मैं कहीं और जा रहा हूं, लेकिन मैं लौट के यहीं आऊँगा और मैं इस प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे बड़े अच्छे वाजिब रेंट पे मिली थी जी। तो मैं उस प्रॉपर्टी को उस पीरियड के लिए किसी को सबलेट कर दूंगा, किसी और को मैं रेंट पे दे दूंगा, जिसे उर्दू में शिकनी किराएदार कहते हैं, वो उसी के ताल्लुक से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो सबलेट हम कर देंगे उसको, आगे हम किसी और को वो किराएदार रख लेंगे, अपना किराएदार। और बल्कि इसमें काफ़ी क्रिमिनल एस्पेक्ट भी आते थे क्योंकि इसमें जो बचा हुआ अमाउंट रेंट बढ़ा के जो उनसे लेते थे वो अपने फ़ायदे के लिए लेते थे जी। तो ये मकान मालिकों के जहन में ये एक चीज़ रहती थी कि अगर वो जो किराएदार है उतना भरोसे के लायक है भी कि नहीं है जी। तो इस जो नए रूल्स आए हैं उसमें सब लेटिंग को एब्सोल्युटली बैन किया गया है। यदि सब लेटिंग आपको करना है तो एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा। वो कैसे होगा? वो मकान मालिक के साथ ही होगा आपका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। मतलब मकान मालिक अगर कह रहा है, अगर वो इजाज़त दे रहा है आपको, तभी आप आगे उसको सबलेट कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको सबलेट नहीं कर सकते हैं। और उसका भी प्रोसेस वही होगा जैसे कि आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाते थे। रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा और उसको उसी तरीके से रजिस्टर कराना होगा और उसको उसी तरीके से इन्फॉर्म करना होगा अथॉरिटी को कि हमने इसमें सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी लगाया है। जी। अगर हम पुराने मामलात की तरफ नज़र डालें, जहां अभी भी पेंडेंसी है अदालतों में, जो मामले चल रहे हैं,
नए कानून से क्या उन पर भी कुछ असर पड़ेगा या वो अभी उसी तरह से चलते रहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नए होगा। कानून से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो भी नया कानून आएगा, इस कानून के बाद एक नया एक्ट आएगा, उस एक्ट के तहत एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड होंगे और उस एक्ट के तहत जो एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड होंगे, ये जो रूल्स हैं ये केवल उन्हीं की बात करते हैं। वो जो कोड बनेंगी वो उन्हीं के लिए बनेंगी। यानी जो पुराने मुकदमात हैं वो उसी तरीके से हल होंगे जिस तरह से अदालतों में चल रहे हैं, और नए मुकदमे जो जाएंगे वो अथॉरिटी की तरफ रुजू करेंगे। अथॉरिटीज को कितनी पावर्स मिलेंगी इसमें, और किस तरह की जो अगर हम अथॉरिटी के उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, अथॉरिटी का जो बनावट की बात करते हैं अस्का जी, कौन कौन उसमें लोग होंगे और कितनी उसको हम पावर इख्तियार हम उसको देंगे? रेंट अथॉरिटीज़ जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, रेंट कोड जो होंगे, जी अनलाइक पहले जब एक DRCA के केस में एक कोर्ट होती थी, जो जजेस होते थे उनका सर्टेन एक्सपीरियंस होता था, उसके बाद वो बनते थे। जी। पर अब ऐसा नहीं है। एक जज नहीं होंगे या फिर एक लॉयर विद सर्टेन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं होंगे DRCA में। अब जो रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट जो होगा वो एक DM के पोजीशन पे, SDM के पोजीशन पे जो रहा है वो होगा। उसके पास वही पावर्स होंगे, वही डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होंगे जो सारे के सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे। आपके कोई भी सवालात हैं विद रिस्पेक्ट टू एविक्शन, विद रिस्पेक्ट टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी रिलेशनशिप, विद रिस्पेक्ट टू द अग्रीमेंट, जो आपका अग्रीमेंट आपने साथ में बनाया है, या फिर और भी कुछ भी हो। जैसे इन्होंने सबलेटिंग बहुत अच्छे से मेंशन किया, एक स्पेसिफिक अलग से एक पॉइंट आया है, राइटली सेड, बट सबलेटिंग हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है और वो एक्चुअली में एड्रेस हो चुकी थी पहले भी और अभी भी एड्रेस्ड है सेम वे में, कि अगर आप सबलेट कर सकते हैं तो आप विद द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड कर सकते हैं सबलेट। जी, अस्का जी सबलेट नहीं करता है लेकिन वो उसको गेस्ट हाउस में तब्दील कर देता है, खुद भी जी, वहीं रह रहा है और उसके जी, कुछ पार्ट्स उसको को जो है मिसयूज उसके अंदर कहते misuse कर रहा हैं। है। जी। अब मॉडल लॉ में ये स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि आप मिसयूज नहीं करेंगे। नॉट इवन अ सिंगल पार्ट। करेक्ट, आपने जिस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी ली है आप उसके अगेंस्ट आप इसे यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लिया तो आपने रहने के लिए था, आपने गेस्ट हाउस बना दिया, जैसे आपने सही बोला। आपने लिया तो किसी और चीज़ के लिए था, दवाखाना बना दिया, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी होता है। और इसी वजह से दिल्ली में या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन जगहों पे खाली प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं और खाली प्रॉपर्टीज़ के होने के बावजूद भी किराएदार किराए पे घर लेने के लिए जगहें ढूंढ रहा है। और इसी को फोकस करने के लिए ये नया लॉ आया है कि आप एज अ लैंडलॉर्ड एज वेल एंड किराएदार एज वेल आप डरे नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वेकेंट नहीं छोड़ दें, खाली नहीं छोड़ दें। यहाँ पे काफ़ी ज़रूरतमंद के लोग हैं, उनको आप दीजिए, प्रोटेक्शन हम देंगे आपको। हम बताएंगे कि क्या मिसयूज़ है, क्या नहीं है, क्या आपका पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर टेनेंसी का, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे। चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं किसी गेम के अगर रूल सेट हो जाएं, तो इस गेम के रूल सेट हो गए हैं। रूल सेट हो गए और आपका कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जो खाली प्रॉपर्टीज हैं वो यूज होंगी और दूसरी तरफ जो किराए की एक पूरी मार्केट है उस मार्केट में भी बूस्ट आएगा। करेक्ट, बिल्कुल। यानी हमने दोनों उसके एस्पेक्ट समझने की कोशिश की, दोनों फायदे कि जहां लोगों को ये डर लगता था कि कहीं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके हाथ से ना चली जाए, कहीं कोई कब्जा करके ना बैठ जाए या किसी और को ना वो रख दे, तो उस तरह से अब वो किराएदार को, अभी तक किराए के एस्पेक्ट से अस्का जी हमने बहुत चीज़ें समझी कि किराएदार के लिए कितना बेनिफिशियल है। मालिक मकान के लिए भी हम प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी और ऐसी प्रोटेक्शन आपको नजर आती है इस कानून में जहाँ उसको लगता हो कि हाँ उसकी पोजिशन पहले के मुकाबले और मजबूत हुई? जैसे कि आपने पहले बोला था, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। ये एक बहुत खौफनाक चीज़ है एक लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से जी। और एक टेनेंट के पर्सपेक्टिव से आप ये भी कह सकते हैं एक सिक्योरिटी है कि मेरे सर से छत नहीं निकल जाएगी। जी। ऐसा अभी भी नहीं होगा कि आपके सर से छत निकल जाएगी, आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है। आप अगर आपका टेनेंसी पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अब एज अ लैंडलॉर्ड क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ आपको टेनेंट या नहीं, एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अगर मैंने आपसे किराया लेना शुरू कर दिया कंटिन्यूअस उसी अमाउंट पे जो मैं पहले ले रही थी, तो आपका टेक्निकली रिन्यू हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक्वायर्स कर दिया, इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप मेरे अभी भी किराएदार हैं, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा मुझे इसको बताना पड़ेगा कि नया अमाउंट है या फिर नहीं है। सेम वे सपोज मैं टेनेंसी पीरियड ख़त्म हो गया है तो एज अ लैंडलॉर्ड तो मैं घबरा गई हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टी हैं एंड प्रोबेबली मैं आपके ताल्लुकात से खुश नहीं हूँ, तब मैं क्या करूँगी? तब मैं आपको एक नोटिस दूंगी। फिर आप उस नोटिस के बाद आप अपना भी केस लाएंगे कि ये नोटिस सही है कि नहीं, क्या हमारा टाइम पीरियड सच में ख़त्म हुआ है कि नहीं, क्या हमारे अमाउंट्स जो भी थे डिडक्ट होने हैं कि नहीं होने हैं। मैंने शुरू में मेंशन किया था कि आपका 2 महीने का डिपॉजिट होगा, जी। करेक्ट।
तो उसमें से डिडक्शन होगा फिर उस टाइम पे, यही 2 महीने की जो आपने Right. सिक्योरिटी राइट, सिक्योरिटी अमाउंट पे डिडक्शन होगा, और द मोमेंट ये खत्म हो जाएगा उसी टाइम आपको वो पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से अब मुझे ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये टेनेंट परमानेंट है यहाँ पे पैसे, या फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा, पुराने दिल्ली में आज तक 150-100 रुपए के हिसाब से टेनेंसी चल रही है। जी हाँ, 50 रुपए भी है, 50 रुपए रुपए भी भी है। जी, मैंने देखा और है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कई साल पुराने की बात कर रही हूँ, जी। बात ये आज तक ऐसा है। जी हाँ, 1 साल का इकट्ठा, जी। 2 साल का, 5-5 साल का इकट्ठा दे 5-5 देते हैं साल वो का, लोग। और ये प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जो चांदनी चौक में जिनका लाखों का किराया हो सकता है अभी। जी जी, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत सारे इस तरह के इलाके और पूरे देश के अंदर भी इस 30 तरह रुपए के के मामला हिसाब से हमें जी सामने आते मेरे हैं। खुद के घर के प्रॉपर्टीज हैं जी। पुरानी दिल्ली में, मेरी दादी का घर है, मुझे याद है 30 जी। रुपए के हिसाब से किराएदार था। जी जी, बहुत सारे इस तरह के मामला जो लोग देखते थे वो उनको अगर देखा जाए तो हम नए कानून के तहत काफी आसान करेंगे जी। इस तरह के मामलात में। आपने कहा कि तमाम मामला जो हैं वो अथॉरिटी में ही जाएंगे, जी। तो अब एक मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा। सबसे पहले शौर्य कृष्ण जी से जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग जब कोई मामला अदालत में लेकर के जाते हैं तो वहाँ उनको सबसे पहले एक वकील की जरूरत पड़ती जी, है। जी, वैसे तो आप दोनों पेशे से वकील हैं, मुझे पता नहीं कि ये सवाल आपको कैसा लगेगा, क्या अथॉरिटीज में भी वकील की जरूरत पड़ेगी या किराएदार और मकान मालिक जाकर के अपनी बात खुद रख सकते हैं? नहीं, अथॉरिटीज़ में आपको कोई वकील की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद भी अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं। जो अथॉरिटीज़ अभी हैं वो, अब अगर नया कानून आता है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड उसमें होता है तो वो एक बात अलग है। लेकिन एक सर बात और भी है जी। कि अक्सर क्या होता है, जो आपने मकान मालिक के वो महफूज उसको फील करेंगे कि नहीं करेंगे की बात जी जी है। जी जी तो सर अक्सर ये होता है कि वकीलों को भी सर रेंट पे घर नहीं मिलता है। जी, और वो तो जानबूझकर इसलिए नहीं मिलता है कि जी। ये वकील है, सही बात। इनसे जी। खाली करवाना जी। बहुत मुश्किल होगा। इनसे खाली करवाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नया एक्ट आया है, जी। ये एक्ट आपको इतना, नए रूल्स आए हैं, ये आपके एक्ट को इतना एम्पावर करेंगे कि आप एक वकील को भी घर देने से पहले उतना सोचेंगे नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई बातें, जी। वो मुआहदा, वो शराइत जो उसके अंदर तय की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही, सबसे पहले अस्का जी भी किराएदार के लिए भी ये बता दें कि वो किराएदार एक एग्रीमेंट के अंदर किन बातों का ध्यान रखें, और उसके बाद हम इसी तरह से मकान मालिक के लिए भी वो बात करेंगे कि उनके लिए भी क्या चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी हो जाती हैं। अस्का जी। राइट, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके और मेरे बीच में डिसाइड करता है कि हम अपनी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ मेंशन करेंगे। अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज को देखें, कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस लिखे हैं, क्या सपोज शेड्यूल जो अभी मेंशन करा था राइटली मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर कि शेड्यूल में ये ड्यूटीज़ डिफाइंड है, अगर हम उसको भी बाईपास करना चाहें हम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको ये इजाज़त देता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे एज अ टेनेंट ये चीज़ें भी मुझे लैंडलॉर्ड ही करके देगा तो मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपके अग्रीमेंट में बाईपास करती है हर एक चीज़, आपकी विलिंगनेस। आपको बताना पड़ेगा ये लैंडलॉर्ड कौन है, इनका यहाँ पे क्या टाइटल है, आपका क्या टाइटल है एज अ टेनेंट, आपको अपने एड्रेसेस, डिटेल्स सब मेंशन करने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा आपका अमाउंट, क्या आप अग्री कर रहे हैं। ये ना हो कि आज आप अग्री कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा लिख देते हैं, बाद में कम कर लेंगे, पर आप ज़्यादा में फंस जाएंगे और कम में भी फंस सकते हैं। तो आप वही लिखिए जिसको आप फॉलो करेंगे आगे जाके। उसके बाद आपको मेंशन खुद ही करना चाहिए, आइडियली यू शुड मेंशन कि कल को अगर रिवाइज होगा रेंट, सपोज 1 साल के बाद, तो मैं 1000, 2000, 10,000, 15,000, कोई भी अमाउंट जो आपके हिसाब से ठीक है, मैं ये अमाउंट देने को तैयार हूँ या अमाउंट फॉलो करने को तैयार हूँ। मेंशन एवरीथिंग। आपको जैसे ही लगता है कि मुझे पसंद नहीं है, कोई मुझे 24 घंटे का नोटिस दे, मुझे 1 महीने का नोटिस दे, 24 घंटे तो आपका राइट दिया गया है, आप 1 महीने का लिख दीजिए। बिकॉज आपका अग्रीमेंट, आपका खुद का जो भी रहेगा आपस में डिसीजन, ये 2 लोगों के बीच का मामला है, 2 लोगों के बीच का एग्रीमेंट है, तो उसकी शर्तें आप दोनों के मुताबिक तय हो सकती हैं। पर वो शर्तें आपको लिखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, और शायद तब आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। जी, ताकि आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा अहम हो जाता है शौर्य जी कि उस वक्त आपको एक वकील की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर इन शराइत की बात करें, अगर हम एग्रीमेंट की बात करें, कहाँ गलती कर जाते हैं दोनों ही पक्ष एग्रीमेंट के मामले में, और जिसकी वजह से आगे डिस्प्यूट सामने आता है? मोस्टली जो एग्रीमेंट्स होते हैं सर वो बहुत ही वेग होते हैं। आप उसमें मोटा मोटी एक चीज़ तो लिख देते हैं कि जो मेजर रिपेयर्स होंगे वो लैंडलॉर्ड उसको रिपेयर कराएंगे, खर्चे देंगे, जो माइनर होंगे वो हम देंगे। अब ये मेजर और माइनर डिसाइड कौन करेगा, ये इस पूरे एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है। तो मेरी फ्रेंड ने सारी चीज़ें तो बता ही दी यहाँ पे, बट एक चीज़ मैं बस और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपके जो खासकर ये बेसिक खर्चे हैं ड्यूरिंग द टेनेंसी पीरियड जो आपके होने, उन खर्चों को किसको कितना खर्च करना है, क्या करना है, किस पे करना है,
ये भी उस एग्रीमेंट में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, आप जब किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स आप ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि आगे चल के ये साल भर बाद मकान मालिक तो वहाँ आता नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें आपके ऊपर एलिगेशंस लगाता है कि इसमें तो ये था, तो ये नहीं, तो फलाना धमाका। तो ये सारी चीज़ें आपको उस एग्रीमेंट में लगानी पड़ेंगी एज एन एनेक्चर, एज एन अटैचमेंट। तीसरा, जब आपका ये एक्ट आ जाएगा तो आप जो शर्तें उसमें लिख रहे हैं, जो शर्तें आप उसमें लिख रहे हैं, वो एक्ट के किन किन प्रोविजन से वो आप उसको उठा के वहाँ पे ला रहे हैं, वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे उसका बहुत फ़ायदा होगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। एक अहम मसला इसमें आता है कि बहुत से लोग इसके अंदर लापरवाही कर जाते थे। पुलिस वेरिफिकेशन कितना ज़रूरी और लाजमी नए कानून के अंदर किया गया आस्का जी? पुलिस वेरिफिकेशन आप जैसे नोटिस कर पा रहे होंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉडल लॉ में नहीं, हर जगह पुलिस वेरिफिकेशन एक मैंडेटरी प्रोविजन हो गया है। आपके घर में कोई हेल्प आ रही है, उसके लिए भी एक ज़रूरी हो गया है कि अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपके घर में कौन आ रहा है, उसकी वेरिफिकेशन करना आपकी ड्यूटी है। इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। ऑफ कोर्स टेररिज्म कर्व होगा, ऑफ कोर्स हमें पता चलेगा कि कोई आपका सिटीज़न है कि नहीं है कंट्री का, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिटीज़न की नॉन सिटीज़न को हम नहीं दे सकते हैं, पर क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। चेन ऑफ इवेंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये एक्चुअली में वही है। एट टाइम्स क्या हो सकता है कि टेनेंट के पर्सपेक्टिव से, अगर हम किराएदार के पर्सपेक्टिव से देखें कि लैंडलॉर्ड, मैं परसीव तो कर रही हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपको दिखा रही हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्या पता ये मेरी प्रॉपर्टी हो भी ना, क्या पता मेरे पास इसको चलाने की भी राइट्स भी ना हो। अगर ओनर नहीं हूँ तो फिर मेरे पास वो ड्यूटी भी नहीं है, क्या मैं इसको आगे फर्दर लेट कर सकती हूँ या फिर किराए के लिए दे सकती हूँ। और आपको मैं ले गई किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में और आपके साथ मैंने एक अग्रीमेंट बना लिया कि ये शख्स मुझे इतने पैसे देगा और आपसे एडवांस ले लिया और आपसे लेती रही जी। तो कैसे पता चलेगा? इसी टाइम कैसे क्रॉस चेक करेंगे? देयर कम्स पुलिस वेरिफिकेशन, और इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो डेफिनेटली आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। डेफिनेटली आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। एग्रीमेंट की जो शराइत हैं उनको बाकायदगी से पढ़ें, उसके अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, जो आपकी सहूलत के मुताबिक हो आप वैसा करें। लेकिन जो नए रूल्स हैं उनको आप फॉलो करें, ताकि जो तनाज़ात हैं, जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं और मुकदमात की तरफ लोग जाते हैं, उससे बचा जा सके। इसी अल्फाज के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों मेहमानों का कि आपने आज के इस अहम मौजू पर आपने रोशनी डाली। और हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इस पेशकश को अपनी मोहब्बत से नवाजा और ये जाना कि हम मॉडल टेनेंसी एक्ट से किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ये कानून और नए रेंट एग्रीमेंट रूल्स किस तरह से एक किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हैं, दोनों के ही राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से आपके हुकूक से मुताल्लिक और कवानीन से मुताल्लिक जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करेंगे, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।